सच गई है, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम पर। सबसे पहले दिखाते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मची खलबली। जांच में पुलिस जुटी है, स्कूलों में पुलिस बल की तैनाती। अमित शाह के एडिटेड वीडियो से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के सामने आज पेश नहीं होंगे तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी। रेड्डी के वकील ने मांगा वक्त। आज गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। 7 मई को राज्य की 25 सीटों पर मतदान होगा। अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन का काउंटडाउन जारी। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अब तक सस्पेंस बरकरार। 3 मई पर्चा भरने की आखिरी तारीख। देश में भीषण गर्मी का सितम जारी। 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। पटना में आज से 8 मई तक बदला सभी स्कूलों का समय। और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। दिल्ली एनसीआर में आज की सुबह अभिभावकों यानी पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशान करने वाली थी, क्योंकि एनसीआर के कई स्कूलों को एक ईमेल आया है जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इनमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली गई है। इसी तरह की धमकी नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल को भी ईमेल के जरिए मिली है। स्कूल में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद पूरे स्कूल को खाली करवा लिया गया। दिल्ली पुलिस ने जांच स्पेशल सेल को सौंप दी है। स्पेशल ईमेल का आईपी एड्रेस भी तलाशा जा रहा है और इस ईमेल के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर चले गए और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा लिया गया है। पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। डॉग स्क्वाड की मदद से सभी स्कूलों की जांच लगातार जारी है। किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज अभी तक नहीं मिली है, ये कहा जा रहा है। सभी स्कूल परिसर की गहन जांच भी लगातार की जा रही है। इस समय जो स्कूल है उसको खाली करा दिया गया है। सभी बच्चों को यहां से निकाल दिया गया है और अंदर कुछ स्टाफ के मेंबर्स हैं। दिल्ली पुलिस की टीम है। कुछ ही देर पहले यहाँ फायर ब्रिगेड की भी टीम थी, उन्होंने भी अपनी छानबीन की कि अभी जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो ईस्ट दिल्ली के पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ अंदर मौजूद है। छानबीन चल रही है। सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पूरी नजर भी रखी जा रही है। एक एक कोने को जांचा जा रहा है, क्योंकि स्कूल होता है, देखा जाता है वहाँ बेंचेस भी होते हैं, वहाँ क्लासरूम भी होते हैं और भी अन्य ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर कुछ भी अगर कोई करना चाहे कर सकता है। तो एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है, एक एक कोने की छानबीन की जा रही है, ताकि जो है पुलिस निश्चिंत होकर ही स्कूल से बाहर निकले। हुआ क्या था? बच्चे आ गए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो आप क्या बच्चे खुद बसों के थ्रू स्कूल ने भेजे कि आप बच्चों को? नहीं, मतलब दोनों साइड से हुआ। जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे, तो वो बस से ही गए, और जो मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे, तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया। हमें बताया क्योंकि इमरजेंसी है, स्कूल में छुट्टी दे रहे सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है। और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। स्कूल का मतलब मैसेज आया और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ पापा, हमें कुछ पता है नहीं और हमें स्कूल से मतलब छुट्टी मिल गई सडनली। तो बच्चे डरे हुए होंगे? हाँ, बच्चे डरे हुए कि उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे स्कूल में क्यों छुट्टी हो गई। तो थोड़ा तो क्या
क्या माहौल था इधर जब आप यहाँ पर आए, जब एकदम स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को इवैक्यूएट कर दिया? सबसे पहले तो सर जी माता पिता हॉकलैक्स हो गए थे कि ये छुट्टी इमरजेंसी क्यों करी है। उन्होंने पूछा था यहाँ पे सबसे, मैडम से, गार्ड से, सबसे, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बताया नहीं। तो वो काफी टाइम तक हल्ला गुल्ला भी करते रहे, तो यहाँ पे पब्लिक एकदम जाम हो गया पूरा एकदम से। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रीजन तो बताओ, छुट्टी क्यों, पेपर भी चले थे बच्चों के। तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी मीटिंग है, उसकी वजह से छुट्टी है। धमकी भरे ईमेल पे पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच में जुटी है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी स्कूल की गहन तलाशी ले रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं, और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर। भारतीय सेना की आर्म्ड कोर आज अमर डे मना रही है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की इस रेजिमेंट का इतिहास शौर्य पराक्रम से भरा हुआ है। इस खास मौके पर आर्म्ड कोर के गौरवशाली गाथा को याद किया जा रहा है। इन हाथों में देश महफूज है। इनकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में हैं। देश के दुश्मन इनके नाम से घबराते हैं। इनके शौर्य का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। भारतीय सेना की आर्म्ड कोर आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर आर्म्ड कोर के गौरवशाली इतिहास को याद किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भी आर्म्ड कोर के सभी जवानों और उनके परिवारों को आर्मर डे की बधाई दी है। आर्म्ड कोर सेना की टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की रेजिमेंट है। पिछले 86 साल से सेना की ये टुकड़ी देश की सरहदों की सुरक्षा में दिन रात जुटी है। जब भी देश के दुश्मनों ने राष्ट्र की सीमा पर आंख उठाई, सेना के टैंकों की इस फौज ने दुश्मनों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। जब ये टैंक युद्ध के मैदान में गरजते हैं तो इनकी गूंज कई मील दूर तक सुनाई देती है। ये कई किलोमीटर दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। दुश्मन की तरफ बढ़ने के बाद ये उस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, और इस हमले में किसी का बचना नामुमकिन है। आर्म्ड कोर की राह कोई रोक नहीं सकता। ऊंची पहाड़ियां हो या रेतीली जमीन, जंगल हो या नदियां, आर्म्ड कोर के जवान रुकना नहीं जानते। एक बार ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं, तो अपने टारगेट को निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। आर्म्ड कोर के टैंक पाकिस्तान से लगी करीब 3000 किलोमीटर की सीमा की निगरानी करते हैं। चीन से सटी सीमा भी आर्म्ड कोर की बदौलत महफूज रहती है। आर्म्ड कोर का गौरवशाली इतिहास अनंत वीर गाथाओं से सजा है। 1938 में आज ही के दिन घुड़सवार सेना सिंडे हॉर्स को टैंक रेजिमेंट में तब्दील कर दिया गया था। आर्म्ड कोर में सबसे पहले विकर्स लाइट टैंक और शेवरले आर्म्ड कार को शामिल किया गया था। उसके बाद से ही सेना इस खास दिन को आर्मर डे के नाम से मनाती है। आर्म्ड कोर के मौजूदा स्वरूप को 1947 में बनाया गया। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे आर्म्ड कोर की ताकत भी बढ़ती गई। अब भारतीय सेना की आर्म्ड कोर विश्व की सबसे ताकतवर आर्म्ड कोर में शामिल है। आर्म्ड कोर के पास अब अर्जुन MK-1 टैंक, T-90 टैंक और T-72 टैंक के साथ बख्तरबंद गाड़ियों की पूरी फौज मौजूद है।
आर्म्ड कोर जमीन पर हिंदुस्तान का ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। टैंकों की ये फौज हिंदुस्तान की सेना की वो ताकत है जिसे कोई भी दुश्मन देश चुनौती देने की गलती नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के तौर पे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पदभार संभाल लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 40 साल का लंबा करियर रहा है। पदभार संभालने के बाद एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि उनका पूरा जोर नौसेना में नई तकनीक शामिल कर इसे आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा। तमाम नौसेना अफसरों ने नए नेवी चीफ से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। My endeavor over the last 29 months has been to ensure राष्ट्र की सुरक्षा while at the same time contributing to राष्ट्र निर्माण. So today I proudly hand over a combat-ready, credible, cohesive and future-proof force to my worthy successor, Admiral Dinesh Tripathi. नए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म 15 मई 1964 को हुआ था और वो सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं। 1 जुलाई 1985 को वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए। एडमिरल त्रिपाठी का करीब 40 साल का लंबा करियर रहा है। इस दौरान उन्होंने नौसेना के कई फ्रंटलाइन युद्धपोतों विनाश, किर्च और त्रिशूल पर काम किया है। इसके अलावा वो रियर एडमिरल के तौर पर भी पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और वो भारतीय नौसेना एकेडमी एमी झाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। अपने 40 साल के लंबे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले एडमिरल त्रिपाठी को अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने ऐसे वक्त में नौसेना की कमान संभाली है जब हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी है और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में एक्सपर्ट एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा जोर नौसेना की मजबूती और देश की समुद्री सरहदों की सुरक्षा पर होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय नौसेना को और आत्मनिर्भर, मजबूत और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड सर्विस बनाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय नौसेना हमारे देश के जो समुद्री हित हैं या समुद्री रक्षा है उस पर हरदम खरी उतरे, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। मैं आप लोगों के द्वारा सभी भारतीयों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपकी नौसेना हरदम राष्ट्र प्रथम मंत्र के पालन करते हुए आपके साथ खड़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि ये साल भारतीय सेना के लिए खास रहने वाला है क्योंकि नौसेना के बाद अगले महीने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा है। खबर है कि सरकार ने नए सेना प्रमुख के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नौसेना को आज नया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी मिल गया है। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज नेवल वाइस चीफ का पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस खास मौके पर नौसेना के आला अधिकारी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। नए वाइस चीफ वॉर मेमोरियल पर भी गए और वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन 1987 में नौसेना में शामिल हुए थे।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे प्रतियोगी से जिन्होंने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की है। नाम है वंश गोस्वामी और असम के सिलचर के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि इन्हें सेना में अफसर बनने की प्रेरणा मिली है हमारे सहयोगी चैनल आज तक के शो वंदे मातरम से। ये खुशी कामयाबी की है, माता पिता का नाम रोशन करने की है। असम के सिलचर के रहने वाले वंश गोस्वामी का एनडीए में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वंश के लिए कामयाबी की राह आसान नहीं थी। सिर से पिता का साया छिन गया तो माँ ने ही वंश की परवरिश की। अब इस सफलता को वंश माँ की तपस्या का फल बता रहे हैं। मेरी माताजी सीमा गोस्वामी जो हैं, उन्होंने मतलब जैसे कि मेरे पिताजी का देहांत मैं मतलब बहुत छोटा था तब हो गया था, तो मतलब फिर मम्मी सिंगल पेरेंट के हिसाब से मेरे को मतलब बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है कि मेरे पर्सनालिटी में। वंश को फौज में जाने की प्रेरणा आज तक न्यूज चैनल के शो वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम शो देखने के बाद वंश ने ठान लिया कि वो सेना में शामिल होकर ही देश सेवा करेंगे। जेंटलमैन कैडेट बनने के उसमें मैं आज तक का बहुत मतलब वो करना चाहूँगा कि वहाँ पे श्वेता सिंह हैं जिन्होंने उस समय वंदे मातरम का शो चलाया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि जेंटलमैन कैडेट्स कैसे ट्रेन होते हैं। तो मतलब वो फर्स्ट हिट था मेरे लिए कि हाँ कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा बनना है। क्योंकि जब उनकी पासिंग आउट सेरेमनी दिखाई गई थी वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स के आंख में आंसू था कि मतलब हाँ गर्व था कि नहीं मेरा बेटा देश को समर्पित है। तो मतलब श्वेता सिंह जी का मैं बहुत मतलब आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हाँ उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करा है कि मतलब हाँ वो शो लाके, शायद अगर वो शो नहीं आता तो क्या पता मैं इतना मोटिवेट नहीं हो पाता और आज फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाता। वंश जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी आज तक पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर शो प्रसारित हुआ था। इस शो में कैडेट्स के सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस एपिसोड ने वंश को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया। वंश के परिवार में दादाजी और चाचा जी भी सेना में रह चुके हैं। वंदे मातरम शो ने उनके मन में ये निश्चय पैदा किया कि वो देश के लिए सेना में शामिल होंगे और बतौर अफसर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए ये बात तो सच है कि गर्मी लोगों का इम्तिहान ले रही है, उनको परेशान कर रही है, लेकिन मई के महीने में सूरज से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि अप्रैल से जून के बीच ही तो लू के थपेड़े पड़ते हैं। ऐसे में मौसम की इस बेरुखी से नाराज ना होकर हमें उन तरीकों पर फोकस करना चाहिए जिससे गर्मी की तपिश से हम सबको थोड़ी सी राहत मिल सके। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों ने धूप से बचने के लिए छतरी का सहारा लेना अभी से शुरू कर दिया है। दोपहर में बिना वजह घर से निकलना भी लोगों ने बंद कर दिया है। अगर जाना इतना ही जरूरी है, कोई काम करने के लिए आपको घर से निकलना ही है, तो अपने चेहरे हाथों को अच्छे से ढककर अपने घरों से बाहर निकलिए। गर्मी में फल और उनके जूस की डिमांड भी बढ़ जाती है। आम, तरबूज तो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बदलते दौर में कई लोगों को लग रहा है कि फ्रिज का पानी उनकी सेहत बिगाड़ सकता है, तो ऐसे में लोग मटकों का पानी पी रहे हैं। सड़कों के किनारे मटकों की अलग अलग वैरायटी देखी जा सकती है। अब तो टूटी लगे मटके भी मिल रहे हैं। आसमान में तपिश बढ़ रही है तो लोग भी चुपती जलती गर्मी से बचने के लिए अलग अलग नुस्खे आजमा रहे हैं। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसी सब्जियों का सहारा ले रहे हैं, तो ठंडे पानी के लिए घड़ा और सुराही कई लोगों की पहली पसंद है। लेकिन गर्मी के इस मौसम में सबसे शानदार नजारा इन दिनों वाराणसी का है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही सुबह और शाम में घाटों की रौनक दुगनी हो गई। गर्मी के बीच कुछ सुकून भरे लम्हों के लिए लोग गंगा किनारे का रुख कर रहे हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल का असली एहसास तो गर्मियों में ही आता है। सुराही का ठंडा पानी गले को तर करता है, तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजे के स्वाद जुबान को एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। यूँ तो हर मौसम का अपना मजा है, अपनी खूबसूरती है, और सबसे बड़ी बात हर मौसम जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलेगा तो फसलें बदलेंगी, फल बदलेंगे, जीने का मिजाज बदलेगा, और तो और कई लोगों का रोजगार भी बदलेगा।
इतना ही नहीं, ये जिंदगी और जलवायु दोनों के लिए जरूरी है। अब अजमेर के इन तरबूजों को देखकर बताइए कि किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। केरल के कोट्टायम में फल से सजी इस दुकान को देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। ऐसे में गर्मी के लिए लोगों के दिल का पिघल जाना लाजमी है। दोपहर के वक्त चिलचिलाने वाली ये गर्मी शाम को गंगा के किनारे सबसे ज्यादा सुकून देती है। वाराणसी के घाटों पर सुबह और शाम लहरों के किनारे का नजारा ही अलग होता है। गर्मी में सूखते गले की बात हो और सुराही के ठंडे पानी का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन दिनों प्रयागराज में सुराही और घड़ी की मांग बढ़ने के साथ ही कुम्हारों का रोजगार भी बढ़ गया है। यहाँ के बाजारों में आपको तरह तरह की सुराही और घड़ी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल तरह तरह के जायके और खान पान की एक ठंडी तासीर गर्मी के इस मौसम का ही तो नतीजा है। तभी तो मौसम की ये मेहरबानी देखकर लोगों के दिल से यही बस निकलता है, ऐ गर्मी तेरे हर गुनाह माफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण भारत गर्मी से बुरे हाल हैं, तो इस हफ्ते पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में तो मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में चढ़ते पारे का असर शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है, जिस वजह से हीट बर्न हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, यहां तक कि बेहोशी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मगर ऐसा होता क्यों है? बेहोशी और चक्कर आने की समस्याओं से कैसे बचाव कर सकते हैं, वो समझिए इस रिपोर्ट में। गर्मियों में पारा बढ़ने के साथ ही चक्कर और बेहोशी आने की शारीरिक समस्याएं आपने जरूर सुनी और देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर अपने तापमान को बाहरी टेम्परेचर के आधार पर मेंटेन करता है। जब तापमान बढ़ता है तो शरीर को ऐसा करने में मुश्किलें आती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी आ जाती है। दरअसल गर्मी बढ़ने पर शरीर अपने अंदरूनी तापमान को स्थिर रखने की कोशिश करता है। ऐसे में शरीर का पसीना सबसे अहम भूमिका निभाता है। स्वेटिंग में दरअसल बॉडी के फ्लूइड का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में आप डिहाइड्रेटेड महसूस करने लगते हैं। नतीजतन ऐसी स्थिति में कई बार बेहोशी आ जाती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मानव शरीर 42.3 डिग्री तक का तापमान सामान्य तरीके से सहन कर सकता है। बहुत ही ज्यादा गर्मी या फिर ठंड, दोनों ही हालत में बेहोशी आ सकती है। गर्मी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग डिहाइड्रेशन का शिकार बनाती है। साथ ही इस दौरान आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्रेन तक कम ब्लड फ्लो का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बेहोशी आ सकती है। वहीं एक्सट्रीम ठंड में ब्लड वेसल्स शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए सिकुड़ जाती हैं, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण अंगों तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और बेहोशी जैसी स्थिति आ सकती है। और अब उन संकेतों को हमें समझना होगा जो बेहोशी से पहले शरीर फेस करता है। भीषण गर्मी में बेहोशी के लक्षण आपको दरअसल पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा तापमान में घबराहट महसूस करते हैं, सिर में लगातार दर्द होता है, लगातार आपको प्यास लगती है, आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, तो ये सारे लक्षण बेहोशी के संकेत हो सकते हैं। इन सभी शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, जिसके तहत गर्मी के मौसम में लूज फिटिंग क्लोथ आप जरूर पहने, खूब सारा पानी पिएं, बाहर तभी जाएं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसके अलावा इस मौसम में शराब के सेवन से आप बचें, क्योंकि शराब का सेवन शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता में कमी करता है और आपको डिहाइड्रेशन का शिकार बना सकता है। फिलहाल तो गर्मियों के मौसम में तेज धूप और लू के चलते बाहर निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस मौसम में सावधानी ही बचाव वाला फॉर्मूला आप अपनाएं और खुद का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में जंगल में आग लगने की घटनाएं बेशक कम हो गई हो, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई। बीती रात बागेश्वर में अचानक आग भड़क उठी। ये आग हाईवे के पास लगी थी, जिसकी वजह जल्द ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वक्त रहते वन और दमकल विभाग तक खबर पहुंची तो आग पर काबू पा लिया गया। अगर ये आग फैलती चली जाती तो पास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकती थी। इसी तरह पौड़ी में भी वन विभाग युद्ध स्तर पर आग बुझाने में जुटा है। वहां दुख डीएफओ हाथों में झाड़ियां लेके
वहां खुद डीएफओ हाथों में झाड़ियां लेके आग बुझाने में जंगल में उतरे हैं। उत्तराखंड में जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां आग काफी हद तक काबू में आ गई है, लेकिन आग की वजह से पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। पानी के लिए लोगों को दूर दराज तक जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अभी शांत भी नहीं पड़ी है कि एक नई परेशानी ने पहाड़वासियों को घेर लिया है। ये परेशानी है पीने के पानी की, जिसका संकट दिन प्रतिदिन गहराने लगा है। कई इलाकों में पानी के लिए गांव वालों को दूर दराज जाना पड़ रहा है, तो कई इलाकों में टैंकर ही पीने के पानी का जरिया रह गया है। वनों में आग लगने से जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिस वजह से बागेश्वर जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। बागेश्वर के साथ ही गरुड़, कपकोट नगर क्षेत्र और हिल स्टेशन कौसानी में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी के लिए लोग नदियों और प्राकृतिक स्रोतों का रुख कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि हर घर नल से जल योजना के कनेक्शन तो लग गए हैं, लेकिन पानी कम होने से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जंगलों में आग लगने के कारण या घटना या पानी का कम होना ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो योजना जो है नदी से है और वहाँ लगातार लोग काफी परेशान रहते हैं। कई कितने लगभग 8-9 साल हो गए बृहद पेयजल योजना को बने हुए। तो जब से वो पेयजल योजना बनी हुई है तब से लगातार उस पेयजल योजना में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है। जब से वो बनी है तब से लगातार ये समस्या चली आ रही है। पहाड़ों पर गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। कई प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। उस पर से जंगलों में लगी आग ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो पानी का संकट और ज्यादा गहरा सकता है। पर्यावरणविद इस संकट का समाधान चौड़ी पत्ती वाले पौधों के जंगल के रूप में देख रहे हैं, जिससे जल स्रोत रिचार्ज हो सकेंगे। बरसात में जो है कि चौड़ी पत्तियों के बीज बोए जाएं उन्हीं में, तो बिना शून्य बजट में जो है नया जो है चौड़ी पत्ती का जंगल तैयार हो जाएगा। ये वृक्षारोपण जो करते हैं उसका पूरा पैसा बच जाएगा। वही चाल खाल बना के उसमें पेड़ भी उग जाएंगे, आपके पानी भी बचा रहेगा और गांव वालों को रोजगार देके आप गांव को जोड़ेंगे तो पूरा जो है वनों का संरक्षण, जल स्रोत जो है रिचार्ज होंगे ही होंगे। जल स्रोत रिचार्ज होंगे जब चाल खाल बन जाएंगी, उसमें वन भी तैयार होगा हमारा शून्य। उसमें इनका कोई पैसा वो है कि नहीं लगेगा, खाली बीज डालने हमने उसमें चाल खाल बरसात में। नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या अल्मोड़ा, जरूरी है कि समय रहते इन इलाकों के जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके, जिससे आग पानी के संकट की वजह न बन जाए और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना ना पड़े। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्यों में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। ऐसे में 40 डिग्री तापमान झेल रहे यूपी के कन्नौज में एक स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की अटेंडेंस तय करने के लिए एक अजब सा आइडिया लगाया, जिसका नतीजा रंग भी लाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल की एक खास तरकीब और आइडिया आखिर है क्या। गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, इन छोटे छोटे बच्चों को और चाहिए क्या। पढ़ाई के साथ साथ ये मस्ती, गर्मी में ठंडक का एहसास इनके खिले चेहरे से खूब झलक भी रहा है। गर्मी की तपिश से बचाव का ये कूल आइडिया दरअसल यूपी के कन्नौज में एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का है, जिन्होंने स्कूल के कमरे में ही पानी स्टोर कर उसे स्विमिंग पूल बना डाला। अप्रैल से ही गर्मी खूब सता रही है, खासकर बच्चों के लिए बेतहाशा गर्मी सही नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने स्कूल रूम में ही स्विमिंग पूल बनाने की तरकीब निकाल ली, ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल आएं और साथ ही स्विमिंग पूल में खूब मस्ती भी करें। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि जहां इन दिनों इस इलाके में 38 से 40 डिग्री के बीच पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में स्कूल में बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई थी। परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, जिसके बाद 2-3 दिन के लिए ये स्विमिंग पूल वाला प्रयोग किया गया तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। स्विमिंग पूल बच्चों का सस्ता
कन्नौज के उमरदा ब्लॉक में महसोनापुर गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का ये स्कूल बेहतर जरिया भी है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कई फन एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं। और तो और छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट तो इन बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी भी है। जाहिर है इस वक्त गर्मी विकट है, हीट वेव परेशान कर रही है। ऐसे में स्कूल में बच्चों की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए स्कूल प्रिंसिपल का ये अजब गजब तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। से मुंबई तक 2024 के चुनावी रण में आज भी कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन से पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर प्रत्याशी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी की ओर से दावेदारी कर रहे मनोज तिवारी ने ही अपने घर में पूजा अर्चना कर उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है, इसीलिए उन्होंने पूजा पाठ किया। बिहारी और बाहरी के बीच समीकरण में फंसा हुआ ये मुकाबला बेहद दिलचस्प लग रहा है। मनोज तिवारी के नामांकन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया, उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। तो वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के लिए दावेदारी करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार गायक दिनेश यादव ने भी अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, जीत के लिए प्रार्थना की। आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी दिन अगर आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिए आप गलत मार्ग पर हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, कल पेश करेंगे दिलचस्प मेन्यू आप सभी के सामने लंच टाइम में। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT। नमस्कार।